हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। यानी कि हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का बात करेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल किसको बोलते हैं, जो इसके लेंथ के अक्रॉस लगे। मान लो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे, ये चूँकि इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अगर इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगे कि इसके लेंथ को रिड्यूस करे, ऐसे, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब ये दोनों ही जो है हमारा लेंथ के अलोंग लग रहा है। अब लेंथ के अलोंग लग रहा है तो इसका मतलब है इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है। और दूसरा हमने देखा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये क्या है, हमको पता है डेल्टा एल बाय एल, यानी कि चेंज इन लेंथ और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में किसी भी एक मटेरियल, मान लो कोई भी सॉलिड है, स्टील है, उसके लिए सॉलिड मटेरियल के लिए इसका जब प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। यानी कि हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए कर्व प्लॉट करेंगे, वो होगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमको पता है कि विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, एक लिमिट होता है जिसके अक्रॉस जो हमारा स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो वो लिमिट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो इस यहाँ तक जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा इजकल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू ई, ऐसा करके ग्राफ बनेगा। यानी अगर हम इसको y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, हमारा y इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ये 0,0 से शुरू होगा ग्राफ, और जो स्लोप होगा वो यंग्स मॉड्यूलस के बराबर होगा। और ये कहाँ तक होगा ऐसा, ये होगा हमारे प्रोपोर्शनल लिमिट तक, कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये स्ट्रेस के स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। उसके बाद एक लिमिट ऊपर आता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ये क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, हमको पता है कि इलास्टिसिटी बोलते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट था जो डिफॉर्म हुआ था एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वो अपने शेप को रिगेन कर ले। यानी इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अगर यहाँ तक तुमने लोड अप्लाई किया है तो ये रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है। लेकिन इस रीजन में P से लेके E तक वाले रीजन में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो तो केवल O से लेके P तक में ही प्रोपोर्शनल होगा। P से E तक E ये बतलाता है कि इतना तक अगर तुम लोड दोगे तो इसका चांस है कि ये वापस अपने आ जाए, और उसके ऊपर लेके जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, वो टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है। ऐसा जो है नॉर्मली हम लोग किसी भी टिपिकल सॉलिड के लिए जब देखते हैं तो ये होता है कि जैसे जैसे तुम स्ट्रेस बढ़ाते गए तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट का स्ट्रेस था, ये इलास्टिक लिमिट का स्ट्रेस है। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हम लोगों ने इसको लोड कर दिया तो तब जो डिफॉर्मेशन आएगा उस समय पे जो हमारा मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल साइज में नहीं रिटर्न होगा, इवन जब हम स्ट्रेस को हटा देते हैं। यानी जब तुम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड करोगे तो कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा, कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा अगर तुम लोग इसको इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड लोड करोगे तो। यानी ये परमानेंटली डिस्टॉर्टेड रहेगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है जैसा था उससे बिगड़ जाना।
परमानेंटली डिस्टॉर्शन आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो रह ही जाएगा अगर हम इसको इलास्टिक लिमिट से ऊपर लेके जाते हैं लोड को, लिमिट के बियॉन्ड। अब क्या है, अब फिर भी तुम इसके बाद भी बढ़ाते गए, ठीक है, फर्दर स्ट्रेच करते गए, खींचते गए, लोड करते गए इसको, स्ट्रेचिंग बियॉन्ड, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा इवेंचुअली कुछ समय के बाद कि हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ जिस पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमको ये ग्राफ दे दिया रहता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक का, और पूछ लेता है कि इस ग्राफ का यंग्स मॉड्यूलस बता दो। तो सिंपल सा बात है, यंग्स मॉड्यूलस जो होगा इसके स्लोप के बराबर होगा, यानी जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो स्लोप यानी कि टेन थीटा के बराबर होगा, यानी कि सिग्मा पी बाय ई एल के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट में जो है उसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कई बार हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच वायर में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो सकता है। तो देखो किसी भी वायर को, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है तुम उसको खींचे या कंप्रेस किए, मोस्टली खींचे। तो जब तुम इसको खींचोगे तो तुमको पता है इसके अंदर जो एटम्स हैं उसके बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस, और इसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ता है, अगेंस्ट वर्क इज डन। यानी स्ट्रेच करने का सिंपल मतलब होता है इसके अगेंस्ट काम करना। अब ये जो तुम एक्स्ट्रा काम किए वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो दिस वर्क इज stored in form of elastic potential energy, ठीक है। यानी अगर हम एकरा ऊपर में F फोर्स अप्लाई करै छियै L लेंथ के वायर पर, तो क्या होगा, इफ वी अप्लाई द F फोर्स ऑन L लेंथ, इफ वी अप्लाई F फोर्स ऑन L लेंथ का रॉड पे, तो क्या होगा देखो। अब मान लो ये रॉड का कुछ ना कुछ जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये रॉड है, इस पे तुम F फोर्स लगा रहे हो, इसका लेंथ है L, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो एरिया है कट एरिया, वो मान लो है A, ठीक है। और ये जो फोर्स लगाने के कारण इसके लेंथ में चेंज आ जाता है डेल्टा L का। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर आएगा ये U, ये आता है हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डेल्टा L जो चेंज आया है, याद होगा ये वायर जो है स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो हाफ K एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में एनर्जी होता है, तो वैसे यहाँ पे कितना जाएगा, हाफ K इंटू डेल्टा L। और वायर के लिए जो K का मान, फोर्स कांस्टेंट का मान हमने निकाला पहले, वो था यंग्स मॉड्यूलस गुने एरिया बट्टे L, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ यंग्स मॉड्यूलस A बाई L इंटू डेल्टा L का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। वो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये इसको हम U से, स्मॉल u से दिखाते हैं, वो क्या हो जाएगा, बड़ा U यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया गुने लेंथ, और ये कैपिटल U क्या था, हाफ YA डिवाइडेड बाय L इंटू डेल्टा L का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हाफ A से A चला गया Y इंटू डेल्टा L का स्क्वायर, डेल्टा L बाय L का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ डेल्टा L बाय L इंटू वाई डेल्टा L बाय L। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको पता है ये हाफ, डेल्टा L बाय L को हम बोल देते हैं स्ट्रेन, अगुने वाई तो अपना यंग्स मॉड्यूलस है, गुने फिर से स्ट्रेन,
हमको पता है y और को जो हम यंग्स मॉड्यूलस को अगर स्ट्रेन से, यंग्स मॉड्यूलस हमारा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो अगर y को हम इधर स्ट्रेन को भेज दें तो इसको हम स्ट्रेस बोल सकते हैं, यानी इतना पार्ट को हम बोल सकते हैं स्ट्रेस, यानी जो हमारा हाफ गुने स्ट्रेन गुने स्ट्रेस आ जाएगा क्या, एनर्जी डेंसिटी, यानी स्मॉल u का मान हमको आ गया हाफ गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन। इसे तो याद करना रहेगा आसान, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट है अपने थर्मल स्ट्रेस का, थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन। तो हमको देखने को मिलता है कि जब भी किसी बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस कारण से जो बॉडी होता है वो या तो एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मली हम देखते हैं जब किसी बॉडी को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, उस बॉडी को हमने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होता है, ये एक्सपांड कर जाता है, यानी इसका लेंथ बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो नॉर्मली देखते हैं हम लोग इसके जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम उस बॉडी को फ्रीली एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करने दें, तो अगर मान लो ये बढ़ा दिए टेम्परेचर, अब फ्री है तो अपना बढ़ गया, लेंथ तो बढ़ गया, और डिक्रीज होना था तो हो गया। लेकिन तुम क्या किए, इसको दोनों तरफ से बंद कर दिए, दीवार में पकड़ के दिए कि अब ये हीट भी कर रहे हो, इसका लेंथ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन तुम इसके लेंथ को नहीं बढ़ना दे रहे हो, तो क्या होगा, अब वो इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यानी तुम अगर इसका फ्री एक्सपांसन नहीं होने दोगे, यानी तुम इसके एक्सपांसन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी इसके टेम्परेचर में वृद्धि होता है और उसको हम फ्री एक्सपांसन नहीं होने देते हैं, तो इसके अंदर में क्या होता है कि स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर में स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं। तो ये जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है बॉडी के अंदर, रेजिस्टेंट जो फोर्स इंड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं, देखो अगर तुम फ्री एक्सपांसन करने दोगे उसको, तो अपना वो लेंथ बढ़ाना चाहता था तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन को किसी के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, रोक दोगे, प्रिवेंट करोगे, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, और उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, और दूसरा नाम क्या है इसी का, टेम्परेचर स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस के कारण जो शेप में चेंज आएगा तो उसको बोल देंगे थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन या टेम्परेचर स्ट्रेन। तो मान लो कोई एक रॉड है AB, ठीक है, AB एक रॉड है, उसको तुमने दोनों तरफ से इसके रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। A और B एक रॉड है जिसको तुमने फिक्स कर दिया है दोनों सपोर्ट के द्वारा, ये दोनों साइड से फिक्स कर दिया है, यानी अभी इसका लेंथ नहीं बढ़ सकता। तो L दे दिया तुमने इसका लेंथ, A दे दिया है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया रॉड का, और यंग्स मॉड्यूलस मान लो है Y, यंग्स मॉड्यूलस किसका, रॉड का। अल्फा तुम ले लो थर्मल कोएफिशिएंट, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं लीनियर एक्सपांसन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, क्या ये भी किसका होगा, रॉड का। तो अब हम जानते हैं कि अगर तुम टेम्परेचर जो है रॉड का, इसको तुमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, तो मान लो टेम्परेचर को तुमने डेल्टा T से बढ़ा दिया, तो इसके जो लेंथ में चेंज होता है वो आता है डेल्टा L इजिकल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टेम्परेचर। ये होता है अपने कहाँ से आता है,
क्या आता है, एक्सपांसन चैप्टर पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपांसन खूब डिटेल में। तो डेल्टा एल बराबर होता है एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब लेकिन हमको पता है कि ये जो रॉड है ये दोनों सपोर्ट पे हमने फिक्स कर दिया है, इस कारण से ये बढ़ना तो चाहेगा लेकिन इसको तुम बढ़ने नहीं दोगे, तो इसके अंदर एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि तुम इसको डेल्टा एल से बढ़ने नहीं दिए, यानी डेल्टा एल से कंप्रेस करके रखे हुए हो। ठीक है, तो अभी जो नेचुरल लेंथ है रॉड का वो कितना होता, एल प्लस डेल्टा एल होता, लेकिन इसके जो सपोर्ट ने जो तुम ऐड कर दिए उस कारण से इसका लेंथ अभी भी एल ही बचा हुआ है। तो जो हमारा स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन का मान आएगा वो आएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, और तुमको पता है ये जो डेल्टा एल का मान है वो एल के मुकाबले बहुत ही स्मॉल है, यानी तुम यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हो। तो यानी स्ट्रेन का मान आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल, और हम यहाँ से देख रहे हैं इस इक्वेशन 1 से कि डेल्टा एल बाई एल का मान होता है अल्फ़ा इंटू टी, इसको अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी बोल दो, टेम्परेचर में चेंज, यही हो जाता है अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर में चेंज। यहाँ से हमको पता चल गया कि थर्मल स्ट्रेन जो आएगा वो आएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, कहीं कहीं पर डेल्टा थीटा से भी दिखाते हैं टेम्परेचर के चेंज को। और तुमको पता है जो स्ट्रेस आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, थर्मल स्ट्रेन तुम समझ गए अभी, थर्मल स्ट्रेन आ गया तुम्हारा कितना, अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा लिखता हूँ इस बार, या डेल्टा टी भी लिख सकते हो तुम, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन। तो स्ट्रेस कितना आएगा, तो हमको पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस, तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस गुने स्ट्रेन, यानी आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस गुने अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, यह आ जाएगा स्ट्रेस। तो एक बात बताओ, फोर्स कितना आएगा सपोर्ट के ऊपर, ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तुमको पता है सिग्मा बराबर होता था फोर्स बाय एरिया, यानी ये फोर्स बराबर हो जाएगा सिग्मा गुने एरिया, सिग्मा का मान है वाई, यानी यंग्स मॉड्यूलस गुने अल्फ़ा गुने डेल्टा टी गुने एरिया। तो यानी ये फोर्स ऑन, अगर तुम सपोर्ट पूछ दोगे, ये जो दोनों रॉड को जो सपोर्ट दे रहा था इधर और इधर, उस पर ये कितना फोर्स अप्लाई कर देगा रॉड, क्योंकि इसको आगे बढ़ना है तो इतना फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो सपोर्ट के ऊपर ये रॉड इधर की तरफ अप्लाई करेगा फोर्स, क्योंकि ये बढ़ना चाहता है, लेकिन सपोर्ट इसका लेंथ को रोकना चाहता है, इसीलिए ब्लॉक पे इधर की तरफ लगेगा, वायर पे इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। एक स्टील का वायर है जिसका 4 मीटर है लेंथ, उसका स्ट्रेचिंग हमने कर दिया है 2 mm, यानी हमको दे दिया है लेंथ का मान दे दिया है 4 मीटर, और लेंथ स्ट्रेच यानी डेल्टा एल का मान दे दिया है 2 mm, यूनिट का हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद जो क्रॉस सेक्शन है वो है 2 mm का स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का दे दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमको पूछ रहा है पहला पार्ट कि इनर्जी डेंसिटी बता दो, इनर्जी डेंसिटी। अब हमने इनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, स्मॉल यू है, होता था हाफ गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन, ये याद है। इसी को हम लिखते थे हाफ गुने यंग्स मॉड्यूलस गुने डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आंसर, यहाँ से आ जाएगा हाफ गुने यंग्स मॉड्यूलस का मान है 2 × 10⁻11 गुने स्ट्रेन जो आएगा डेल्टा एल वो आएगा 2 mm बाय 4 मीटर है, ये समझ रहे हो, 4 मीटर है, तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 2 × 10⁻³ इसका करना पड़ेगा हमको स्क्वायर। ये जैसे सॉल्व करोगे ये मान आ जाता है 2.5 × 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये इनर्जी बाय वॉल्यूम है, इसीलिए इसका आंसर होगा यूनिट जूल बट्टा वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अब जो दूसरा पार्ट है, इलास्टिक पोटेंशियल इनर्जी स्टोर्ड इन द वायर,
पोटेंशियल एनर्जी, अरे सिंपल सा बात है, ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी गुने वॉल्यूम, क्योंकि अभी हमने एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन किया था पोटेंशियल बाय वॉल्यूम करके। तो एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा 2.5 गुने 10⁴ गुने वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये वायर है जिसका एरिया दे दिया है 2 mm² गुने 2 mm है इसका लेंथ, एरिया गुने लेंथ। अब ये mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 बार mm तो 10⁻⁻, क्या करना पड़ेगा देखो, तो ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा 2 mm² गुने 4 है, एक्चुअली ये 4 मीटर था ये लेंथ, तो mm² है और ये मीटर ही है। इसको करने के लिए 10⁻⁻4 से गुना करना पड़ेगा एक बार, तो ये 4 चला गया, तो 4 से बच गया 2.5, यानी ये आ गया 4 बच गया 4 गुने 2 8 गुने 2.5, यानी आ गया 20 गुने, ये आ जाएगा कितना 2.5 × 10⁴। यंग्स मॉड्यूलस से रुक जाओ, तो ये आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा 2.5 × 10⁴ गुने 2 गुने 10⁻⁻6, क्योंकि ये इसका एरिया है और ये लेंथ है 4 मीटर के बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 गुने इतना 20, ये आ जाएगा 20, ये 6 है यहाँ पे, 20 गुने 10⁻⁻2 = 2.20 जूल के बराबर। इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन को देख के, जो मेथड बता दिया गया उसको अपने से अप्लाई करो, तब सीखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन है, रबर कॉर्ड हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 mm² और टोटल अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, यानी ये नेचुरल लेंथ का मान है 10 सेंटीमीटर, एरिया दे दिया है 1 mm²। अब ये सब क्वेश्चन इतना आसान है, इसमें खाली फार्मूला लगता है, तो कुल मिला के अगर यूनिट सही से बैठाओगे वहीं पे तुमको ये फंसाता है। इट इज़ स्ट्रेच टू 12 cm एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट ए मिसाइल ऑफ मास 5 ग्राम, यानी ये क्या बोलता है, इसको स्ट्रेच करके नया लेंथ कितना कर दिया है। देखो स्ट्रेच्ड बाय नहीं लिखा है, स्ट्रेच्ड टू लिखा है। स्ट्रेच्ड बाय बोलता तो इसका मतलब होता मान लो 2 cm, तो अभी इसका नया लेंथ हो जाता 12 cm। लेकिन अगर स्ट्रेच्ड टू 15 cm लिखा है, इसका सिंपल मतलब होता है कि ये 15 cm इसका लेंथ हो गया अब नया, यानी डेल्टा एल का मान कितना ही आएगा, डेल्टा एल का मान आएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। देन रिलीज्ड टू प्रोजेक्ट ए मिसाइल ऑफ मास 5 ग्राम, मास है 5 ग्राम, बोलता है टेकिंग यंग्स मॉड्यूलस जो है y = 5 गुने 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुमको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तुमको पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो हमको पता है जो ये मिसाइल को जो वेलोसिटी मिलेगा उसका, यानी जो स्प्रिंग में या रबर, मतलब गुलेटी जैसा चलाते हम लोग, तो गुलेटी रहता है, उसका रबर को हम खींचते हैं और फिर ऐसे करके फेंक देते हैं, मारते हैं ऐसे। तो पहले गुलेटी का जो रबर था उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा 12 kx² के बराबर, और वही एनर्जी पूरा का पूरा ये इसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा जब इसको हम मिसाइल को प्रोजेक्ट करेंगे। सही बात है। तो क्या होगा देखो, तो हमको पता है ये जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आता है वो उसका फार्मूला आता है, पहले तो k का मान निकाल लो YA/L, तो ये मान आ जाएगा 5 गुने 10⁸ गुने एरिया था 1 mm², तो ये हो जाएगा 1 गुने 10⁻⁻6 बाय L का मान कितना था 12 नहीं L का मान था 10 cm, तो cm को डिवाइड कर दो तो मीटर में बदल जाएगा 0.1, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 5 गुने 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब हम जानते हैं ये हो जाएगा 12 × k का मान 5 गुने 10⁻³
गुने एक्स का स्क्वायर है। अब एक्स कितना दिया था, तो डेल्टा एल दिया था, कितना है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर इजिकल टू हाफ गुने मास 5 ग्राम यानी 5/1000 किलो गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ से हाफ चला गया, 5 से ये 5 भी चला गया, 1000 इधर था तो ये इधर आ जाएगा। तो तुम इसको सॉल्व करो तो ये जो मान आ जाता है तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट भी है और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अब देखो ये सवाल जब हमने बनाया तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने क्या एज्यूम कर लिया, तो हमने 2 चीज़ जो एज्यूम किया है वो ये कि पहला हमने बोला है कि इसका जो फोर्स कांस्टेंट है उसको हमेशा ही कांस्टेंट माना है, लेकिन हमको पता है ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन लेंथ। अब ये लेंथ पे डिपेंड करता है लेकिन हमने इसको कांस्टेंट माना है। और दूसरा जो एजम्पशन है वो हमने पूरा का पूरा एनर्जी जो इसमें स्टोर था वो पार्टिकल को दे दिया। ऐसा रियल केस में होता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि होल ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रबर कॉर्ड इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिसाइल। ऐसा कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है रियल केस में, बट यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट करा दिया। ये दोनों एजम्पशन है हमारा, ठीक है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या नए नए पॉइंट्स कुछ हो सकते हैं, वो देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है अभी सबसे पहले बात आता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है ई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये 3 टाइप का होता है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इस तीनों को हम देते हैं कैसे, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करके। तो इस इक्वेशन से E इजिकल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो तुमको पता है कि E जो होगा, यंग्स मॉड्यूलस जो होगा वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल आएगा अगर हम स्ट्रेन का मान सेम कर दें। यानी 2 ऐसे केस हैं जिसमें स्ट्रेन का मान सेम आ रहा है, यानी देखो हमने 2 डिफरेंट मटेरियल ले लिया, राइट, 2 डिफरेंट मटेरियल ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर जो है स्ट्रेन को कर दिया इक्वल। तो हमको पता है स्ट्रेन अगर इक्वल हो गया, स्ट्रेन अगर इक्वल हो गया तो जिसका हमको स्ट्रेस ज़्यादा करना है उसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा होगा, या जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है उसका अंदर स्ट्रेस भी ज़्यादा आएगा। ये पहला चीज़ है जो हम देख सकते हैं। अब दूसरा बात क्या कर सकते हैं इसके ऊपर कि जो E प्रोपोर्शनल होता है 1/स्ट्रेन के, यानी अगर हम 2 डिफरेंट मटेरियल के अंदर स्ट्रेस को सेम कर दें, स्ट्रेस को सेम कर दें तो जिसके अंदर स्ट्रेन कम है इसका मतलब है उसका यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है। सही बात है, यानी स्ट्रेन कम होने का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन कम हुआ है, डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल कम हुआ है। यानी वो मटेरियल जो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बाहरी फोर्स को, यानी जो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो उसके अंदर चेंज कम आएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो डेल्टा एल कम, यानी स्ट्रेन कम, तो इसका मतलब है उसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो हमको देखने को मिलता है कि हम जब रियल वर्ल्ड में देखते, तुम बताओ रबर और स्टील के अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है E
वो किसका ज़्यादा होगा, रबर का या स्टील का, कौन ज़्यादा इलास्टिक है? तो देखने को मिलता है कि स्टील ज़्यादा है रबर के मुकाबले। अब तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे इस बात को जान के, क्योंकि तुम ज़िंदगी भर रबर देखते रहे, स्टील का बिहेवियर देखे नहीं कभी। ठीक है, अब आगे इससे और तीसरा बात क्या निकाल सकते हैं? देखो, हमने देखा कि ई जो होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का मान अगर तुम 1 कर दोगे तो ई हो जाएगा स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। समझ गए? यानी मान लो कि एक वायर का लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसका यंग्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई है, तो इसका मतलब है कि ये वो स्ट्रेस है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो स्ट्रेस है जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा वायर के ऊपर, स्ट्रेस टू बी अप्लाइड ऑन वायर बाय द सेम लेंथ ऑफ 2 मीटर। समझ गए? यानी स्ट्रेन 1 होने का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल बाई L1, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू लेंथ। यानी हम कह रहे हैं कि अगर ये 2 मीटर का वायर को 2 मीटर से कंप्रेस करना पड़े तो स्ट्रेन 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी तो जो यंग्स मॉड्यूलस हम बोलेंगे वो स्ट्रेस जिसका ज़रूरत हमको है, वो स्ट्रेस जो जिसका ज़रूरत पड़ेगा, जिसका नीड पड़ेगा, किस लिए, टू कंप्रेस द वायर या स्ट्रेच द वायर कह दो बाय 2 मीटर। समझ गए? जो उसका लेंथ था उसी के बराबर कंप्रेस करने के लिए जो ज़रूरी पड़ेगा उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ये तो क्वाइट कॉमन बात है, स्ट्रेन 1 हो गया तो ई बराबर स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस क्या है, तो हमको स्ट्रेन 1 लाने के लिए दिया जा, यंग्स मॉड्यूलस क्या है, हमको वो स्ट्रेस जो हमको लेंथ के बराबर डिफॉर्मेशन दे दे। अच्छा, अब जो बात निकल के आता है कि जो मटेरियल जिसका y का मान स्मॉल है तो उसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा डक्टाइल है। डक्टिलिटी क्या होता है, तार खींचे जाने की क्षमता से इसको खींच के लंबाई बढ़ा दिए तुम, तो जिसका ज़्यादा है तो वो y इज स्मॉल तो वो ज़्यादा डक्टाइल होगा, वो लेस रेजिस्टेंस देगा, लेस रेजिस्टेंस इन फ्रेमिंग इनटू वायर, यानी वायर बनाने में ये कम रेजिस्टेंस देगा, यानी हम आसानी से इसका वायर बना सकते हैं। तो यानी जो ज़्यादा डक्टाइल है वो ज़्यादा अच्छे से तार हम उसका बना सकते हैं। वैसे ही जिसका बी का मान, बल्क मॉड्यूलस का मान अगर स्मॉल है तो वो ज़्यादा मैलिएबल ज़्यादा होता है। अब मैलिएबल का मतलब होता है उसका एरिया चादर की तरह बनाना, ये होता है मैलिएबल। तो बी जिसका स्मॉल वो ज़्यादा मैलिएबल। तो अगर हमको तार बनाना है, वायर बनाना है, तो हमको किस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए, डक्टिलिटी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, यानी उसका यंग्स मॉड्यूलस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब एक कोई भी जो सॉलिड है, सॉलिड उसका 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, वाई, बी और ईटा। लेकिन ये होता है सॉलिड के केस में। लेकिन जो लिक्विड होता है, अपना जो लिक्विड होता है या गैस, उसका ओनली बल्क मॉड्यूलस ही डिफाइन होता है, ओनली बल्क मॉड्यूलस कैन बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा लिक्विड और गैस है इसका हम वायर नहीं बना सकते, कैन नॉट बी फ्रेम्ड इनटू वायर। इसके ऊपर
shear force कैन नॉट बी अप्लाइड, इसके ऊपर shear force भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसका जो है यंग्स मॉड्यूलस और ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन नहीं होता है, किसका, लिक्विड और गैस का, लेकिन सॉलिड का तीनों ही चीज़ डिफाइन होता है। यानी लिक्विड और गैस के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, ये निगेटिव साइन रहता है एक इसके पास, यानी तब माइनस dP बाई dV बाई V। यानी हम लोग इसके अंदर लिक्विड या गैस के अंदर जो मोर इंटरेस्टेड रहते हैं वो किस बात में रहते हैं, वो चेंज इन प्रेशर में इंटरेस्टेड रहते हैं, न कि सीधा क्या एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें। समझ गए, हम लोग चेंज इन प्रेशर में ये रहते हैं, क्योंकि तुमको पता है जो बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा वो हो जाएगा x इंटू P के बराबर। तो मान लो गैस के केस में, गैस है हमारे पास में कोई भी, तो बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। बल्क मॉड्यूलस तुम प्रोसेस जानते हो, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, इस तरीके से बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो हमारा गैस के केस में जो प्रोसेस होता है वो जो बल्क मॉड्यूलस है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो B बराबर है x इंटू पी, तो आगे हम देखेंगे कि मान लो कोई भी एक प्रोसेस, ये केवल गैस की बात कर रहा हूँ अभी, तो ये गैस के लिए मान लो एक प्रोसेस दिया है PV की पावर x इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो यानी अगर हमको x का मान दे दिया 1, तो हम जानते हैं कि ये प्रोसेस हो जाता है P इंटू V बराबर कॉन्स्टेंट। और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें PV बराबर कांस्टेंट आ जाए उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी हमारा यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस का मान होगा सीधा सीधा प्रेशर के बराबर आ जाएगा। यानी तुम कह सकते हो कि अगर आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए गैस, जिसको हम B इंटू टी, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, तो BT लिख दिया यहाँ पे, तो इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। समझ गए, क्योंकि हमको पता है बल्क मॉड्यूलस होता है x गुने प्रेशर, x का मान 1 रख दोगे तो बल्क मॉड्यूलस प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। अगर PV की पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी हमने अभी पढ़ा कि जो गैस का मॉड्यूलस है बल्क मॉड्यूलस वो प्रोसेस पे डिपेंड होता है। तो मान लो जो दूसरा प्रोसेस हमको दे दिया वो दिया है PV की पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, यानी x बराबर आ गया गामा, ये y नहीं है ये गामा है, तो हमारा बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा गामा इंटू प्रेशर, गामा इंटू प्रेशर। समझ गए, तो ये आ जाएगा एडियाबेटिक के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस है ऑफ ए गैस, वो जिसको हम BS से दिखाते हैं। S क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे S मतलब होता है इंट्रॉपी कांस्टेंट होता है, इंट्रॉपी कांस्टेंट होता है इसमें। वहाँ पे टेम्परेचर था इसीलिए BT दिखाए, यहाँ एंट्रोपी है इसीलिए BS दिखाए। तो ये इक्वल हो जाएगा गामा इंटू प्रेशर ऑफ द गैस। समझ गए। और अगर हम इन जनरल बात करें, एक इन जनरल बात करते हैं, तो जो हमारा फॉर गैस के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, क्योंकि हमको पता है B बराबर x इंटू पी है। तो इन ऑल प्रोसेस, तो यानी अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो बल्क मॉड्यूलस बढ़ेगा। समझ गए बात। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि मान लो कि हमारे पास 2 कंटेनर है, ओके,
ऐसे करके 2 कंटेनर है। पहला कंटेनर ये है, इसमें प्रेशर जो है वो है P1। इस कंटेनर का नाम हम दे देते हैं कंटेनर ए। और जो दूसरा कंटेनर है उसमें भी ये इसके अंदर जो गैस है, गैस भरा हुआ है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है पूरे में, इधर पे भी गैस है, उसका प्रेशर है P2 और इसका नाम दे देते हैं कंटेनर का B। तो मान लो हमारे पास 2 कंटेनर A और B था, दोनों के अंदर में ही कुछ जो गैस है, सम गैस इज़ फील्ड इन बोथ, दोनों में गैस फील्ड है। और हमको दे दिया है कि प्रेशर जो 1 का है वो ज़्यादा है प्रेशर इन 2 से। तो तुमको अभी पता है कि जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ 1 आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ 2 से। ठीक है, ये बात समझ गए, क्योंकि जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है? अब तुम जानो, जिसका प्रेशर ज़्यादा है और उसको तुमको और कंप्रेस करना है, तो तुमको ज़्यादा वो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी जो F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा इसको कंप्रेस करने के लिए। प्रेशर ज़्यादा है तो एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको कंप्रेस करने के लिए, यानी यहाँ पे मोर रेजिस्टेंस है, मोर रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी उसका स्ट्रेस ज़्यादा है, यानी E बराबर तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, यानी सेम स्ट्रेन कॉज करने के लिए तुमको स्ट्रेस का मान ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस होगा वो ज़्यादा होगा, किसका? A का। तो ये हम यहाँ से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगला जो बात है, देखो अगला एक पॉइंट है कि जब भी किसी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रेशर इज अप्लाइड, तो इसका जो डेंसिटी होता है वो चेंज हो जाता है प्रेशर अप्लाई किया तो। यानी हमको पता है रो बराबर जो डेंसिटी होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी जो हमारा रो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय वॉल्यूम के। यानी अगर हम रो डैश बाय रो लिखें तो वो आ जाएगा वॉल्यूम का उल्टा, यानी V डैश V। यानी हम बोल सकते हैं कि मान लो रो डैश, इसको बोल सकते हैं V बाय V प्लस dV। समझ रहे हो बात? तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि जो रो डैश का मान होगा रो इंटू V बाई V प्लस dV। ऐसा क्यों हुआ? मान लो तुमने रो को चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, तो हम मान लेते कि पहले वॉल्यूम V था, अब हो गया है V प्लस dV। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की बात है। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो हमको पता है कि जो पीछे था जो बल्क मॉड्यूलस होता है हमारा वो क्या होता है? वो होता है माइनस dP बाय dV बाय V, होता है बल्क मॉड्यूलस। यानी हम जो है रो डैश को बोल सकते हैं रो इंटू V बाय V प्लस, और dV को क्या बोल सकते हैं? dV को बोल सकते हैं dP बाय B, और यहाँ पे V नीचे वाला रह ही गया। ठीक है, नहीं ऊपर आ जाएगा ये dP बाय V इंटू V। तो इससे यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस ऑफ, ये माइनस है यहाँ पे, dP बाय B। ठीक है, इंटू V। तो ऊपर नीचे हर जगह हमको V दिख रहा है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस dP बाय B। तो ये आ गया हमारा रो डैश का मान, वो आ गया रो इंटू 1 माइनस dP बाय B। तो हम क्या देख रहे हैं कि रो डैश इंक्रीज होगा जब हम प्रेशर का मान इंक्रीज करेंगे। यानी देखो ये माइनस में है ना,
तो प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे वाला टर्म छोटा होगा, यानी ओवरऑल टर्म बड़ा हो जाएगा। ये छोटा होगा तो 1 माइनस घटा रहे हो, मान लो पहले 1 में से आधा घटा रहे थे, अब 0.4 घटाओगे, आधा घटा रहे थे तो 0.5 ही बच रहा था, और 0.4 घटाओ तो 0.6। तो अगर प्रेशर को बढ़ाओगे यानी 4 से 5 करोगे तो नीचे वाला जो ओवरऑल टर्म है वो प्रेशर के बढ़ने से कम होगा। ये नीचे वाला टर्म कम होगा, अंश बाय हर में हर कम होगा, तो ओवरऑल जो टर्म है वो बढ़ जाएगा। सही बात है। तो यानी हम ये बढ़ाते हैं डीपी को, तो रोडाइस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से किया जा सकता है, देखो क्या किया जा सकता है कि जो हमारा रो डैश आया वो कितना आया, रो बाय 1 माइनस डी पी बाई बी, यानी तुम बोल सकते हो 1 माइनस डी पी बाई बी की पावर 1। इसी को जब हम ऊपर भेज देंगे तो हमको पता है पावर माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा इसकी पावर -1। और हमको पता है जब प्रेशर का चेंज बहुत बहुत छोटा रहता है तो हमने बाइनोमियल एक्सपांसन पढ़े हैं, वहाँ से हम लिख देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू 1 माइनस 1 इंटू डी पी बाई बी, पावर यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा पी डैश इज इक्वल टू ये, यानी यहाँ से हो जाएगा पी डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस डी पी बाई बी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुना अगर कर दोगे तो रो डी पी बाई बी, ये है रो डैश, यानी तुम कह रहे हो कि रो डैश, अब इसको इधर भेज दोगे तो रो, तो ये आ जाएगा रो इंटू डी पी बाई बी के बराबर। और देखो रो डैश माइनस रो को हम बोल दें कि डेंसिटी का जो चेंज था वो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो यानी हमने बोल दिया कि डेंसिटी का जो चेंज है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल डेंसिटी गुने प्रेशर में चेंज बटा बल्क मॉडुलस, और ये सब याद रखना है तुमको जो भी बॉक्स के अंदर घेर रहे हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, अब जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो आता है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। मान लो क्या था, मान लो एक वायर था जिसको तुमने इससे मास m देखो, तो अब मान लो ये m मास का है, ये l लेंथ का स्ट्रिंग से अटैच है, इसको अगर खींच के ये यहाँ तक गया, मान लो ये जो चेंज आया रॉड में, यहाँ से अपने वेट के कारण ये डेल्टा एल पे चला गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल इनर्जी स्टोर्ड इन वायर कितना होगा, कितना होगा हमको पता है। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है वो होता है छोटका u गुने वॉल्यूम, यानी छोटका u का मान होता था हाफ गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम, नहीं होता था हाफ गुने mg/a, क्योंकि यहाँ पे फोर्स स्ट्रेस जो हो जाएगा आएगा फोर्स बाय एरिया, फोर्स तो एक ही लग रहा है वो है ग्रेविटी, तो वो फोर्स लग रहा है mg के बराबर, mg/a गुने स्ट्रेन कितना आ रहा है डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितना था l, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया गुने लेंथ, ये से ये चला गया, एरिया से एरिया चला गया, यानी जो आंसर आ गया वो आ गया हाफ गुने mg गुने डेल्टा एल। ये है पोटेंशियल इनर्जी स्टोर्ड इन वायर। ठीक है। अब देखो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर फोर्स गुने लेंथ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है तो mg है, और इसको कितना डिस्प्लेस किया गया तो डेल्टा एल। तो मान लो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपने ग्रेविटी ने कितना काम किया था इसको यहाँ तक लाने के लिए, mg इंटू डेल्टा एल के बराबर, और उसका कितना पोटेंशियल इनर्जी
इस वायर ने स्टोर किया तो केवल आधा ऑफ mg डेल्टा एल स्टोर्ड एनर्जी रहा। स्टोर्ड कितना? mg डेल्टा एल का आधा। तो भैया बाकी आधा एनर्जी कहाँ गया? तो जो रेस्ट जो 50% एनर्जी है दैट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, या साउंड, मतलब इसी तरीके का कहीं तो गया होगा बाकी का एनर्जी। कब? जब अपना ये स्ट्रेचिंग हो रहा था, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग अपना ये बाकी का 50% एनर्जी हीट या उसके रूप में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इससे आगे अभी हमको कुछ सवाल का प्रैक्टिस करना है, वो देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स भी देखेंगे। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब तुम्हारा काम शुरू होता है कि तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट सीखोगे, नए नए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखोगे। तो इस पे प्रोबेबली एक और आधे घंटे का वीडियो बन सकता है, बट वो देखेंगे बाद में बनाएंगे। अभी ये चैप्टर अभी के लिए ख़त्म होता है। थैंक यू।